Hi, my name is Mahesh and I'm from Selective Trade. Now, like promised a couple of weeks back, I'm starting this new series uh, which will be covering the basics of stock investing to, from basics of stock investing to preparation of screeners and, finding on the stock and then taking a call basis the chart patterns. ये एक पूरा कोर्स में ये पूरी चीज़ें हम कवर करेंगे. We'll start with some basics of stock marketing. This will be truly basics. We'll be also covering subsequently, what is to be seen for identifying a company as a good company. उसके financials में क्या देखना चाहिए, उसके profit and loss और balance sheet में there are n number of things, n number of ratios and everything are there. So हम ये पूरा analysis करने के लिए कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी 4-5 चीज़ें हैं जिससे देखा जा सकता है, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई द कंपनी इज गुड और बैड. और उसके बेस पे देन वी विल बी आइडेंटिफाई गुड कंपनीज, सेट ऑफ गुड कंपनीज. वंस द सेट ऑफ गुड कंपनीज आइडेंटिफाइड, फिर हम विल बी मूविंग ऑन टू द चार्ट्स. चार्ट्स क्या होते हैं, चार्ट पैटर्न्स कैसे होते हैं, व्हाट आर डिफरेंट इंडिकेटर्स, ये डिफरेंट इंडिकेटर्स चार्ट्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं, प्राइस वैल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे. सो once the set of good companies identified, we'll be understanding about the charts, and then charts or set of good companies. इसके बेस पे किसी कंपनी में कॉल कैसे लिया जाता है, कब एंट्री होनी चाहिए, कब एग्जिट होनी चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, प्रॉफिट टारगेट क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे. In the next session, we will also be touching upon what is future and options. What is CE? What is PE? What is CE buying? What is PE buying or PE selling? How selling and buying is different? Is there the risk difference in these two transactions? Is there money required for PE selling higher or lesser as compared to the PE buying or CE buying? ये चीज़ें भी हम कंसिडर करेंगे. When we'll be discussing F&O, we'll also be discussing what is the difference between trading and investing. ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग तो टू डिफरेंट टर्म्स है, तो इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये सब चीज़ें भी हम इसमें कंसिडर करेंगे. वंस दिस F&O इज डिस्कस्ड, विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट अगर इसमें रिस्क है तो रिस्क कवर करने के लिए कुछ किया जा सकता है. सो व्हाट इज हेजिंग, और हेजिंग से रिस्क कवर हो सकती है क्या, हो सकती है तो टू व्हाट एक्सटेंट, हेजिंग कैसे लगाते हैं, हेजिंग की स्ट्रैटेजीज कैसे होती है, वो हाउ दी स्ट्रैटेजीज आर पुट टू एक्चुअल यूज, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे. एंड लास्टली वी विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग अबाउट द स्क्रीनर्स. तो स्क्रीनर्स के बेस पे अगर 5,000 6,000 शेयर्स है तो वो एवरी शेयर हम रोज स्क्रीन नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे उसके फाइनेंशियल्स क्या है, उसका प्राइस एक्शन क्या है. तो उसमें ये स्क्रीनर लगा के हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि दीज आर द कंपनीज विच आर सूट टू आवर रिक्वायरमेंट, सूट टू आवर क्राइटेरिया. वो एक्चुअल एक स्क्रीनर कैसे बनाया जाता है वो एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बनाऊंगा. एक सिंपल स्क्रीनर हम बनाएंगे, ऑनलाइन बनाने के हम तैयार करेंगे उसको, एंड देन आई विल एक्सप्लेनिंग हाउ दिस स्क्रीनर्स कैन बी प्रिपेयर्ड. सो दिस इज हाउ द कोर्स पैटर्न इज. लंबा होगा बट हर एक सेशन में 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं रखूंगा. सो लेट्स स्टार्ट विथ द बेसिक ऑफ स्टॉक इन्वेस्टिंग. सो व्हेन वी टॉक अबाउट बेसिक्स ऑफ स्टॉक, दिस इज रियली बेसिक. अगर कुछ लोगों के लिए बहुत प्रिमिटिव हो जाएगा बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी कई सालों से ये जानते हैं, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग कर रहे हैं. बट फॉर अ जनरल पब्लिक, एज आई सेड, दिस विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अस. सो ट्रेडिंग करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट, ट्रेडिंग करने के लिए 3-in-1 अकाउंट होना चाहिए. मोस्ट ऑफ द बैंक्स ऑफर दिस एज अ कॉम्बो ऑफ 3-in-1 अकाउंट्स. तो 3-in-1 अकाउंट्स मतलब एक अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट. अब सेविंग अकाउंट में सिर्फ मनी का एक्सचेंज हो सकता है. यू मस्ट बी नोइंग दिस कि पैसा आता है, पैसा जाता है, ये सब सेविंग अकाउंट से होता है. सेविंग अकाउंट में ना गोल्ड आ सकता है, ना शेयर्स आ सकते हैं, ना बॉन्ड्स आ सकते हैं, नथिंग, ओनली एंड ओनली पैसा. सो दैट्स सेविंग. फिर शेयर का ट्रांजैक्शन कैसे होगा, तो शेयर ट्रांजैक्शन करने के लिए एक अलग अकाउंट होता है विच इज कॉल्ड एज डीमैट अकाउंट. तो एज द नेम सजेस्ट, डीमैट इज नथिंग बट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डीमटेरियलाइज्ड. डीमैट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ डीमटेरियलाइज्ड. व्हाट इज डीमटेरियलाइज, डीमटेरियलाइज पहले फिजिकल फॉर्मेट में शेयर्स आते हैं, पेपर फॉर्मेट में शेयर्स आते हैं. आजकल पेपर फॉर्मेट में आते नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्मेट में आते हैं. और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जो शेयर आते हैं उसको डीमैट फॉर्म बोलते हैं, डीमटेरियलाइज शेयर्स बोलते हैं. डीमटेरियलाइज शेयर्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स ऑफ द फिजिकल शेयर्स. तो ये जहां इनका लेन देन होता है वो अकाउंट है, दैट्स कॉल्ड एज डीमैट अकाउंट. डीमैट अकाउंट में शेयर्स का
लेन देन हो सकता है। शेयर अगर बेचा जाए तो माइनस होगा, शेयर परचेस किया जाए तो क्रेडिट होगा, वो डीमैट अकाउंट में होता है। सेविंग अकाउंट होगा, डीमैट अकाउंट होगा। बट देर हैज टू हैव सम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिसके बेस पे ये सब शेयर्स का सेल और परचेस हो जाएगा, और वो शेयर प्लेटफॉर्म शुड बी टॉकिंग टू अ सेंट्रल एक्सचेंज जहां ओवरऑल मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई आता है, और डिमांड एंड सप्लाई मैच होता है, ऑर्डर टू ऑर्डर मैच होता है। सो दैट्स अ ट्रेडिंग अकाउंट of particular bank or a particular financial institution. So saving account, trading account, and a demat account. These three accounts, this combo is called as 3-in-1 account. So let's understand this by a typical example कि एक्चुअल फ्लो कैसे होता है। सपोज मुझे स्टेट बैंक का 10 शेयर्स परचेस करने हैं, 900 रुपये पे परचेस करने हैं, और मैंने ऑर्डर दे दिया अपने ट्रेडिंग अकाउंट को, मुझे स्टेट बैंक के 900 रुपये पे 10 शेयर आज परचेस करने हैं। सिस्टम मेरा चेक करेगा कि लिंक्ड सेविंग अकाउंट में मेरा 900 इंटू 10 मुझे 9,000 रुपये प्लस सम चार्जेस, इतना पैसा है कि नहीं है। अगर है तो उसको टेम्पररी होल्ड किया जाएगा, और ये मेरा रिक्वेस्ट मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू एक्सचेंज को भेजा जाएगा। अब एक्सचेंज क्या होता है, बीएसई एनएसई क्या होता है, वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन अ मोमेंट। तो ये मेरा रिक्वेस्ट एक्सचेंज को पहुंच गया। साइमल्टेनियसली कोई एक जग में एक कोई सेलर होगा जिसको मे बी 10 शेयर ऑफ स्टेट बैंक के 900 रुपये पे बेचने होंगे, तो उसके बैंक थ्रू, उसके ट्रेडिंग अकाउंट थ्रू एक्सचेंज को वो रिक्वेस्ट चला जाएगा कि उसको 10 शेयर स्टेट बैंक के 900 रुपये पे सेल करने हैं। वो रिक्वेस्ट जाने के पहले उसका बैंक उसके डीमैट अकाउंट को 10 स्टेट बैंक के शेयर्स है कि नहीं ये चेक कर लेगा। अगर शेयर है तो वो उसको ब्लॉक करके रखेगा कि ये सेल करने के लिए रखे हुए हैं। तो ये जैसे 900 रुपये का बाय और 900 रुपये का सेल ये एक्सचेंज पे मैच होगा, ट्रांजैक्शन थ्रू होगा, और रिस्पेक्टिव बैंक्स के ट्रेडिंग अकाउंट थ्रू बैंक को पता चल जाएगा कि ट्रांजैक्शन इज डन। वंस द ट्रांजैक्शन इज डन, ये इंफॉर्मेशन आता है, जो बायर है उसके सेविंग अकाउंट को उतना डेबिट पड़ जाएगा, 9,000 रुपीज प्लस सम चार्जेस उसका डेबिट हो जाएगा, और वो उस सेलर बैंक को भेजा जाएगा। सेलर बैंक से 10 स्टेट बैंक के शेयर डेबिट होंगे और बायर बैंक को भेजे जाएंगे। नेक्स्ट डे अगर आप देखते हो तो बायर के अकाउंट में 9,000 प्लस चार्जेस रुपए कम दिखाई देंगे, डेबिट हुआ होगा, और 10 स्टेट बैंक के शेयर उसके डीमैट अकाउंट में दिखे जाएंगे। यानी एग्जैक्टली अपोजिट विल हैपन इन सेलर्स अकाउंट। उसके डीमैट के 10 शेयर कम दिखाई देंगे और उसके अकाउंट में 9,000 माइनस सम चार्जेस उसके अकाउंट को बैलेंस दिखेगा। सो दिस इज हाउ एक्चुअली द मनी एंड द शेयर फ्लो हैपन्स थ्रू दिस ट्रेडिंग अकाउंट। Now once I'm saying that trading happens, तो एक अपरेंट क्वेश्चन आता है, आईपीओ क्या होती है, लिस्टिंग क्या होती है, कंपनी अपना शेयर बेचने के लिए निकालता क्यों है, बेसिक क्वेश्चन। अगेन कई लोगों को ये पता होगा, बट जो पैसा इन्वेस्टर्स के थ्रू कंपनियों को मिलता है, दैट्स द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ द मनी। मतलब अगर मुझे 500 करोड़ रुपए जनरल पब्लिक से इकट्ठा करने होंगे, उसके लिए जो आईपीओ मैनेज करने का और बाकी अकाउंट्स मैनेज करने का जो खर्चा होता है उतना ही खर्चा रहेगा। बट अगर वो 500 करोड़ में किसी बैंक से लेता हो तो मे बी 8, 9, 10, 11, 12% मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम देना पड़ेगा। सो एज कंपेयर टू दैट दिस इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ मनी, इसलिए कंपनी आईपीओ के लिए जाती है। आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, दैट्स एन ऑफर गिवन टू जनरल पब्लिक कि मैं शेयर बेचना चाहता हूं, अगर आपको परचेस करना है तो आप अप्लाई करो। Now, second important thing, why company go for IPO, because जनरल इन्वेस्टर्स का अगर कॉन्फिडेंस उसमें है तो वो उसमें पैसे लगाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसमें इन्वेस्टर है और जिनका कॉन्फिडेंस है तो कंपनी की गुडविल बढ़ती है, कंपनी की नेटवर्थ बढ़ती है। अगर ज़्यादा लोग उसमें पैसा डाल रहा है, इट्स मीन्स दैट मोर एंड मोर पब्लिक, ये उनका विश्वास है कि कंपनी आगे चल के अच्छा करेगी और उसका प्रॉफिट ग्रो होगा और उनको रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे। तो ये सब उनके नेटवर्क में ऐड होता है, उनके गुडविल में ऐड होता है, इसलिए भी कंपनियां आईपीओ में जाती है। बट अगर कोई कंपनी आईपीओ में जाती है, लिस्टिंग के लिए जाती है, उसके लिए अलग रूल्स है, जो रूल्स उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं, विच रूल्स आर डिजाइन बाय स्टॉक एक्सचेंज एंड सेबी, कि वो स्ट्रिक्ट रूल्स उसको अधेर करने पड़ते हैं। उसमें मोर ट्रांसपेरेंसी रहती है, उसके जो भी फाइनेंशियल्स है, जो भी मैटर्स है, डे टू डे मैटर्स है, वो सब मैंडेटरीली लोगों को बताना पड़ता है, बिकॉज बेसिस दैट जनरल इन्वेस्टर विल टेक अ कॉल टू आइदर बाय और सेल द शेयर्स।
तो कंपनी का ये आईपीओ आ जाता है ना। कंपनी का प्राइस, आईपीओ का प्राइस, फेयर प्राइस कैसे डिसाइड होता है? अभी एक एलजी का आईपीओ आया था जिसमें शायद 1080 टू 1140 ऐसा एक प्राइस बैंड उन्होंने डिसाइड किया था। कंपनी जब आईपीओ आती है तो उसका एक फेयर वैल्यू पर शेयर डिसाइड करती है ना। फेयर वैल्यू कैसे हो रहा है? दैट्स अ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जिसमें कंपनी का ओवरऑल फिनेंशियल्स प्राइमरी देखा जाता है, उसका नेट प्रॉफिट देखा जाता है, उसका फ्यूचर ग्रोथ देखा जाता है, उसका फ्यूचर का पोटेंशियल देखा जाता है, मार्केट देखा जाता है, कंपटीशन देखा जाता है, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल देखा जाता है। तो ये सब देख के डिसाइड किया जाता है कि भैया इसके एक शेयर का भाव इतना इतना होगा। एंड देन कंपनी फिर डिसाइड करती है कि मुझे 5,000 करोड़ जनरल पब्लिक से लेने हैं। कंपनी को ये पता नहीं लोग 5,000 करोड़ के लिए अप्लाई करेंगे, उससे ज़्यादा करेंगे, कम करेंगे। तो कंपनी ऐसा बोलती है कि भैया 5,000 करोड़ के लिए अप्लाई करें, बट ज़्यादा लोग आता है मैं एडिशनल 5,000 करोड़ या एडिशनल 1,000 करोड़ भी लूंगा। दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन शू ऑप्शन। ये जनरली होता है ना। एक बार शेयर की प्राइस डिसाइड हो गई, टोटल अमाउंट अगर डिसाइड हो गया तो शेयर के नंबर भी डिसाइड हो जाएंगे। सपोज फॉर एग्जांपल हमको 1 करोड़ शेयर्स लोगों को देने हैं। अगर लोगों का कॉन्फिडेंस इसमें है कि ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे। से फॉर एग्जांपल 1 करोड़ शेयर देने हैं, 10 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया, दैट इज कॉल्ड एज ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब 1 करोड़ शेयर देने हैं पर 10 करोड़ लोग लेने को तैयार है, तो 10 करोड़ में से किसी 1 करोड़ को लॉटरी सिस्टम से शेयर मिलेंगे, बाकी 9 करोड़ लोगों को नहीं मिलेंगे। दैट इज कॉल्ड एज ओवर सब्सक्रिप्शन, दैट इज कॉल्ड एज लिस्टिंग। बाकी 9 करोड़ को नहीं मिलेंगे, देन सब्सिक्वेंटली दे कैन परचेस। अगर 1 करोड़ शेयर है और 90 लाख लोगों ने अप्लाई किया, दैट इज कॉल्ड एज अंडर सब्सक्रिप्शन। 90 लोगों ने अप्लाई किया हुआ 1 करोड़ देने, हर एक को शेयर डेफिनेटली मिल जाएगा। दैट्स हाउ आईपीओ एंड लिस्टिंग हैपेंस। वन मोर क्वेश्चन दैट कम्स टू माइंड कि ये जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया थोड़ा कि ये स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों स्टॉक एक्सचेंज होनी चाहिए। तो जैसे मैंने बोला, स्टॉक एक्सचेंज इज नथिंग बट बाजार, जिसमें एक्चुअली सेलर और बायर की जो रिक्वेस्ट है वो मैच होने का एक प्लेटफॉर्म है। और these are quasi government bodies. These are there are strict guidelines जिसके बेस पे ये सेट स्टॉक एक्सचेंज सेट है, और कोई भी कंपनी अगर इसमें लिस्ट होना चाहती है तो उनको वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। एंड दीज आर द रूल्स डिजाइंड सो दैट जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट इंटैक्ट रहे, उसके साथ कोई बेईमानी ना हो, इसके हिसाब से ये सब रूल्स बनाए हुए हैं। एंड इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, पुराना स्टॉक एक्सचेंज, जब फिजिकल फॉर्मेट में ट्रेडिंग होती है, जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ट्रेडिंग होने लगी तो देयर वाज अ रिक्वायरमेंट ऑफ सम बिगर स्टॉक एक्सचेंज, जिसके बेस पे एनएसई आया। सो एनएसई स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएसई स्टैंड्स फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जिस तरह से बीएसई एनएसई काम करते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे यहाँ है, सेबी ने डिवाइस किए हुए हैं, और लिस्टिंग के लिए जो ये सब रूल फॉलो करने, इवन आफ्टर लिस्टिंग भी ये जो रूल्स जो फॉलो करने हैं, बिलीव मी, बीएसई एंड एनएसई आर वर्ल्ड्स वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस, जिसके बेस पे ये रूल्स अधेर होते हैं। सो you should feel proud that these are the exchanges which are one of the top class exchanges of the world. तो जो अगर आपका सेल का परचेस का ऑर्डर होगा, जैसे हमने बोला था, आपके ट्रेडिंग अकाउंट से एक्सचेंज में जाएगा, और एक्सचेंज में कोई सेल का ऑर्डर होगा, वो मैच होगा, और मैच होने के बाद रिस्पेक्टिव बैंकों को इन्फॉर्म किया जाएगा। इसके लिए ये एक्सचेंजेस होते हैं। ना एक क्वेश्चन जनरली ऐसे भी आता है कि जो 1080 ये प्राइस बैंड है जिसपे शेयर मिलना चाहिए। अच्छा, इस पर प्राइस बैंड क्यों होता है? बिकॉज एक परफेक्ट प्राइस क्यों नहीं होती है? क्योंकि कंपनी को ये पता नहीं है कि भैया इसका फेयर वैल्यू 1080 है, पर 1040 ये एक प्राइस बैंड में है, जिसके बेस पे शायद लोअर प्राइस बैंड में लोग अगर अंडर सब्सक्राइब हो जाए तो लोअर प्राइस बैंड में भी मिल सकता है, ओवर सब्सक्राइब हो तो अपर प्राइस बैंड में मिल सकता है। सो वो बेनिफिट लेने के लिए ये प्राइस बैंड जनरली दिया जाता है, और ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो प्राइस बैंड का अपर वैल्यू है वही उसी रेट पे अलॉटमेंट होता है। एक नेचुरल क्वेश्चन उसमें आता है कि भैया अगर एक बार लिस्ट हो गया तो ये प्राइस मूवमेंट अप एंड डाउन कैसे होता है? सो इट्स अ सिंपल डिमांड एंड सप्लाई स्टफ। कई लोगों को ये पता होगा कि अगर मार्केट में जाते हो, किसी कंपनी का डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, नेचुरली उसकी प्राइस बढ़ेगी। अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो उसकी प्राइस कम होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बोला था कि अगर 1 करोड़ शेयर बेचने के लिए तैयार है और देयर आर 10 करोड़ पीपल रेडी टू बाय, उनको मिलेगा नहीं, 9 करोड़ लोगों को मिलेगा नहीं। तो जैसे ही ये शेयर से
1180 पे 1140 पे लिस्ट हो गया, वो 9 करोड़ में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि भैया 1140 में भी मिलता है तो मैं ले लूंगा, या 1200 रुपये में भी मिलता है तो मैं ले लूंगा, मुझे पता है कि मे बी आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर ये 1500 रुपये इसका भाव जाएगा. सो ही इज रेडी टू बाय दैट शेयर एट से 1200 रुपीज. तो वो अपने बैंक को बताता है कि 1200 में भी मिल जाए तो ले लो. तो जनरली 1200 का अगर बायर अवेलेबल है तो प्राइस नेचुरली विल मूव टू 1200. दूसरा एक बंदा बोलता है भैया 1200 भी ठीक है, अगर 1250 को भी मिलता है तो भी लेने को तैयार हो, क्योंकि ओवरऑल पीरियड मुझे उसमें ग्रोथ मिलेगा. वो 1250 को अपने बैंक को बोलता है 1250 को भी परचेस करो, प्राइस इज मूव टू 1250. दिस इज हाउ द मूवमेंट हैपन्स. और इसके एग्जैक्टली अपोजिट मूवमेंट डाउन होता है. अगर कंपनी का कुछ न्यूज़ है, कुछ फाइनेंशियल अच्छा नहीं आया है, कुछ प्रोडक्ट ऐसा आ रहा है कि जो एक्सेप्ट नहीं हो रहा, और देर इज कंपटीशन जो कुछ अच्छा प्रोडक्ट ला रही है, तो मे बी डिमांड उस साइड में सप्लाई होगा, इनकी डिमांड में थोड़ी कम आएगी. तो अगर डिमांड में कम आएंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे. सो परचेस करने वाले कम है, सेल करने वाले ज़्यादा है. कोई बोलता है मैं 1200 रुपये में सेल करूँगा, दूसरा बोलता है नहीं 1180 में भी सेल करने को तैयार हो, 1150 में भी सेल करने को तैयार हो. सो प्राइस विल मूव डाउन. दिस इज हाउ एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द प्राइसेस ऑफ द स्टॉक हैपन्स. अगर आपने, और जब इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो 3 4 5 10 साल की बात करते हो, अगर आपने 1140 में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, 3 साल बाद शायद उसका वैल्यू 1500 पे है, और उस वक्त अगर आप बेचना चाहोगे तो आपको 1500 से पैसा मिलेगा, और 1140 और 1500 इस बीच का जो डिफरेंस है दैट विल बी योर नेट गेन. इसमें कुछ चार्जेस ऑफकोर्स लगेंगे, बट अदरवाइज दैट विल बी द गेन फॉर यू. दिस इज हाउ यू नो द मूवमेंट ऑफ द प्राइसेस ऑन द शेयर्स happens. So in this first session, we discussed about the basics of stock investing, basics of 3-in-1 account, what are stock exchanges, what is IPO, what is fair value, how movement of the prices of the share happens. In the next session, we will be touching upon mutual fund, how mutual fund is different than direct investing in stocks. What are different types of mutual funds? उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आइडियल पोर्टफोलियो में परसेंटेज क्या होना चाहिए, डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है. वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स इन आवर नेक्स्ट सेशन. सो टिल दैट, थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.